आज हम बात कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन के ऊपर। जो पाकिस्तान के अंदर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसकी हायरार्की पे कि वो कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। और इसके साथ साथ हम प्राइवेट कंप्लेन और स्टेट केस पे बात करेंगे कि प्राइवेट कंप्लेन का क्या पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो है वो जो रेलिवेंट लॉ जो है पाकिस्तान में, ये 2006 में आया था कि पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विसेज एक्ट 2006। इससे पहले जो पंजाब पुलिस की तरफ से इंस्पेक्टर लीगल आते थे और वो जो है वो प्रोसिक्यूशन को वॉच करते थे। प्रोसिक्यूशन बुनियादी तौर पे एग्री पर्सन या विक्टिम की हेल्प के लिए स्टेट का एक अदारा है, जिसको पहले पंजाब पुलिस हैंडल करती थी और उसके बाद अब इंडिपेंडेंट एक जो है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब के जो ज़ेर निगरानी जो है वो बन गया और पीजी साहब उसको लीड करते हैं। इसकी जो हायरार्की है लोअर कोर्ट्स के अंदर, यहाँ पर एडीपीपीज हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडीपीपी, और उसके बाद जो है वो डीडीपीपी जो सेशंस कोर्ट में प्लीड करते हैं। उसके बाद फिर इनकी आगे दो डायरेक्शंस हैं कि डीडीपीपी के बाद या ये डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर बन जाते हैं या ये डीपीजी बन सकते हैं, जो अगर वो अपनी महकमाना प्रमोशन के साथ जाएं। और जब ये नया अदारा इस्टेब्लिश हुआ तो इन्होंने हर रैंक में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी की। एडीपीपी भी डायरेक्ट आए, डीडीपीपी भी डायरेक्ट आए, डीपीज भी डायरेक्ट आए, और हाई कोर्ट के अंदर डीपीजी इसका कंसेप्ट है। और उसके बाद इसमें इसके अलावा जो है वो प्रोसिक्यूट एपीजीज का कंसेप्ट है हाई कोर्ट के अंदर, जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल का, और पीजीज का कंसेप्ट है। तो थोड़ी सी मैं जो कोई यंग दोस्त है तो ये प्रॉब्लम अक्सर ये आ जाता था, जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि किसी के खिलाफ अगर कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है, जैसे एक बंदा था वो किसी और शहर का था, उसके खिलाफ 371 की एक एफआईआर होगी। अब वो वहाँ जब भी वो किसी होटल में जाता है, जहाँ जब भी वो कहीं मूव करता है, तो वो उसका अंगूठा जब स्कैन होता है तो फ़ौरन पता लग जाता है कि ये एक एफआईआर मौजूद है। अब वो उसने हमसे कांटेक्ट किया और हमें उसने अपना डाटा भेजा। तो अब इस तरह का कोई बंदा अगर कांटेक्ट करता है तो प्रैक्टिकल प्रोसीजर पे हम बात कर रहे थे कि हमने करना क्या होता है। तो सबसे पहली बात हमने ये देखनी होती है कि जो हमारी एफआईआर है उसके नीचे एक इंडेक्स है। उस इंडेक्स के अंदर अगर थाने से अगर वो जो है वो चालान अगर यहाँ भिजवाया गया है थाने से अदालतों के अंदर, तो उस इंडेक्स के अंदर वहाँ पर एक एडीपीपी नंबर लगा होता है। तो वो यानी सबसे पहले हम अपने क्लाइंट को थाने में रेफ़र करते हैं, 60 साल तक थाने में रिकॉर्ड रहता है, और वो जाके इंडेक्स देखता है कि भाई क्या मेरा चालान वहाँ से आगे भिजवाया भी गया या नहीं भिजवाया गया। अगर वो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि चालान नहीं भिजवाया गया, तो फिर हम उसे ये पुश करते हैं कि तुम दो ऑप्शन पर हमारे पास आ जाते हैं कि या हम तलबी चालान लगा देते हैं कोर्ट में 173 सीआरपीसी के तहत कि विदिन 14 डेज आप अदालत में चालान मंगवाएं, ट्रायल कोर्ट को कहते हैं। या जो दूसरा देसी तरीका है कि हम अपने तफ्तीशी को जाके मिलते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हमारे चालान को अदालत में भेजो। अब उसके बाद वो जब भिजवाता है तो वो भिजवाने का क्या प्रोसीजर है कि वो वहाँ से उसके ऊपर। अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे प्रोसिक्यूशन में, जब सबसे पहले हम वहाँ पर जाएंगे पुलिस स्टेशन में, अगर वहाँ से अगर इधर आ गया तो यहाँ मैकेनिज़्म ये होता है कि इनिशियली लोअर कोर्ट्स के अंदर एडीपीपीज़ के क्लर्क जो है ना वो रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे पिछले दिनों, और वो क्या करते थे कि जो रेलिवेंट चालान है, जो लोअर कोर्ट्स के रेलिवेंट चालान है और जो है वो एडीपीपीज़ से मुतल्लिक़ हैं, उनको वो अपने पास इंदराज करते थे कि ये हमारे पास आया, और वो फिर मुतल्लिक़ा एडीपीपी के पास चला जाता था जो उस कोर्ट का एडीपीपी जहाँ ये चालान चलना है। इसी तरह ही ये बार बार अपने इस मैकेनिज़्म को चेंज कर रहे हैं। कुछ दरमियानी वक्फे में पिछले 2 माह से इन्होंने ये किया कि जो चालान चाहे 302 का भी हो, एक दफ़ा मजिस्ट्रेट साहब के पास आता है, लेकिन जो स्क्रूटनी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं उसके लिए ये मुतल्लिक़ा डीडीपीपी के पास सेशंस कोर्ट में भेजते हैं उसको। सेशन कोर्ट में वो फिर देखते हैं जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं कि इसके अंदर क्या ऐसी एविडेंस है जो डेफिशिएंट है। यानी होता तो यह है कि जब 170 की जो डायरीज़ हैं पुलिस की, उसमें पुलिस अफसर अपनी याददाश्त लिखता है और हर अवेलेबल जो एविडेंस है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता है, और एक दिन आता है कि उसी को स्प्लिट करके उस जो है वो फ़ाइल को, तो उससे 2 फाइलें बना देता है, एक जुडिशल फ़ाइल और एक पुलिस फ़ाइल। और वो जब स्प्लिट करता है तो ये स्क्रूटनी का बुनियादी मकसद ये होता है कि वो देखना ये होता है कि जो थानेदार है, हो सकता है कोई ऐसी एविडेंस हो जो कि पुलिस फ़ाइल में मौजूद हो लेकिन उसने उसको जुडिशल फ़ाइल का हिस्सा नहीं बनाया, 173 की रिपोर्ट के साथ नहीं लगाया। तो वो स्क्रूटनी करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बेस्ट एविडेंस थी जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ जो है वो जो उसको प्रेजेंट करने से रह ना जाए, तो इसको स्क्रूटनी कहते हैं। वो स्क्रूटनी करके उसको एतराज़ लगा के वापस भी भेज देते हैं। फिर वो यानी उस रजिस्टर में हम देखें तो बाद दफ़ा लिखा होता है कि आ गया है, लेकिन वो बाद दफ़ा एतराज़ लगा के वापस चला जाता है।
तो जब ऐसा कोई केस हमारे सामने आता है जिसके अंदर हम उसको ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो फिर हम वो उस रजिस्टर से सर्च करने की कोशिश करते हैं। अगर वो स्क्रूटनी हो गया और वो जमा हो गया तो फिर अगला स्टेप इसमें मुतल्लिका अदालत का इल्म है। तो ये इन्होंने उसको वहाँ पे वसूल कराना है और उसका एक डायरी नंबर ले लेना है, और वो फिर मुतल्लिका जो इल्म साहब हैं, इस तरह उनके पास जो जदीद चालान आते हैं, उन जदीद चालानों को वो वक्फे वक्फे से लगाते हैं। यानी वो उसमें रोज़ाना को 10 लगा दिए या हफ्ते में 2 दफ़ा 20 लगा दिए। वो जो जितने बंडल पड़ा है वो फिर उसको उसमें लगाता है। फिर हमें जब ये पता लगता है उस प्रोसिक्यूशन ऑफिस से कि ये अगली वहाँ चला गया है, तो फिर हम वो उस वहाँ सर्च करते हैं। आजकल कंप्यूटर भी बन गए हैं अदालतों में। ये भी एक ऑप्शन है कि भाई आप मैनुअली ढूंढने की बजाय आप मुतल्लिका कोर्ट का जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको अपना मुकदमा नंबर बताएं, तो ये भी बाज़ दफ़ा वो डायरेक्ट आपको डेट भी दे देता है। और अभी तो ये हमारे मोबाइल में भी ये ऑप्शन आ गया कि अभी अगर जो लेटेस्ट नए चालान है, अगर हम मुकदमा नंबर के ज़रिए हम ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट लाहौर में तो ढूंढ सकते हैं, और वो जो पेशी लिस्ट भी जो कि आ रही होती है तो वो सर्च हो जाता है बाज़ दफ़ा। लेकिन वो कंप्यूटर वाला जो ऑपरेटर मुतल्लिका अदालत का वो तो बता ही देता है हमें कि ये जो है इस हमारी अदालत में ज़ेर समाअत है और ये फ़लाँ डेट है। अगर फ़र्ज़ किया वो मुल्ज़िम हाज़िर नहीं हुआ और वो इश्तिहारी हो गया, तो फिर उसके बाद वो उसका इश्तिहार जारी करने के बाद जब फ़ाइल डिस्पोज ऑफ होती है तो एक रजिस्टर जो रीडर साहब मेंटेन कर रहे होते हैं, ये एक नया करैक्टर है। यानी बाज़ दफ़ा हम इश्तिहारी हो गए हैं, हमें पता ही नहीं है, हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई हो गई है, तो वो हम उसमें जो है ना वो मुतल्लिका जो इश्तिहारी है रजिस्टर रीडर के रजिस्टर में देखते हैं कि ये उसने क्या फ़ैसला शुद्ध जो है वो उसके अंदर ये नज़र आ रहा है उस दौर में जिस दौर में इसको होना चाहिए। और फिर उसके बाद वो जो फ़ाइल अलबत्ता उसका कस्टोडियन अहमद ही होता है, उसका काम है अहमद का कि उसको एक जनरल नंबर लगा के वो उस फ़ाइल को जो है वो रिकॉर्ड रूम में जमा करवा देता है। जो पुरानी फ़ाइलें हैं उनके साथ ये अलमिया है कि वो पुराने जो अहमद थे उस वक्त रिकॉर्ड रूम्स नहीं थे, तो बाज़ दफ़ा उन्होंने अपने घरों में मेंटेन की हुई हैं फ़ाइलें। तो जो पुरानी फ़ाइल है उसको ढूंढने का ये तरीक़ाकार है कि हम उस दौर के अंदर जो अहमद या रीडर ड्यूटी कर रहा था, हम इंग्लिश डिपार्टमेंट जाते हैं सेशंस कोर्ट के अंदर नीचे, वहाँ से हमें ये पोस्टिंग का रिकॉर्ड मिल जाता है कि जी फ़लाँ सन में फ़लाँ टाइम में ये वाली कोर्ट का अहमद कौन था और अब वो किधर है। तो सबसे पहले हम वहाँ जाते हैं, अगर वो कोर्ट डिमोलिश हो गई हुई है, वो मिल नहीं रहा है, तो फिर हम इंग्लिश डिपार्टमेंट से वो डाटा लेते हैं। डाटा लेके फिर उस बंदे को ढूंढते हैं, बाद वो कहीं और लगा होता है, वो अपनी लिस्टों को मेंटेन कर रहे होते हैं, और कई दफ़ा वो वहाँ से हमें फिर जनरल नंबर दे देते हैं। हम डायरेक्ट अगर गवर्नमेंट के भी रिकॉर्ड रूम में जाएँ तो कहते हैं अपना जनरल नंबर लेके आएँ पहले, इससे बगैर वो वहाँ पे नहीं मिलता, तो वो जनरल नंबर एक्चुअल उस अहमद ने हमें देना होता है। तो ये वो एक फ़ाइल का रूट है जो यूजुअली यंग लायर को पता होना चाहिए कि अगर वो मैं किसी फ़ाइल को ढूंढ रहा हूँ तो वो कैसे ढूंढना है इसको। इसमें चूँकि डिफरेंट एजेंसीज शामिल हैं, तो किसी एक बंदे की ड्यूटी लगा कर ये काम नहीं हो सकता। ये सारे के सारे जो है वो हमें जो मुख्तलिफ़ एंगल से इसको उस केस के हिसाब से उसको सर्च करना पड़ता है। रिसेंट में इरफान साहब, मेरा ख्याल आपने वो जो उमर नसीर वाला तजर्बा किया था वो क्या था, ज़रा बताएँ क्या हुआ उसमें? सर वो एक पुराना चलान था गालबन 2017 का। उसमें जो इंडेक्स था उसमें एक जो करैक्टर था, एक मुल्ज़िम था, वो बरीशुदा आ रहा था। तो इसमें जो दूसरे कहाँ आ रहा था ये, वो जो थाने में इंडेक्स जो में आ रहा इंडेक्स था? है थाने से इंडेक्स जब निकलवाया ना, तो उसमें एक अक्यूज़ था जो वो बरीशुदा आ रहा था। तो इसमें फिर एक्चुअल 4-5 मज़ीद को अक्यूज़ थे। तो उसमें जब इंडेक्स से हमने पीछे को जाना शुरू किया तो हमें पता चला कि उस वक्त जो एक पुरानी अनारकली थी उसकी जो कोड थी वो कोई ज़िला कचहरी में थी। नहीं, हमें सॉरी मैं बात काट रहा हूँ कि हमने पहले प्रोसिक्यूशन क्लर्क के ज़रिए हमें पता लगा कि यहाँ जमा हो गया, उस रजिस्टर की तस्वीर आई थी आपकी तरफ से मुझे। सर एक्चुअल जी बिल्कुल, उसमें ना वो ये हमें कंफर्म था कि चालान जमा हो गया हुआ है, और दूसरा उसमें हिंट ये था कि चालान जमा हुआ है तो एक उसमें अक्यूज बरी हुआ है। तो ये हमें श्योर था कि उसमें जो चालान है ना वो जमा हो गया और वो आगे भी चला है, जिस वजह से एक अच्छा, एक बार मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होता कि चालान पीछे से ही आए। जो बिल्कुल पेटी फेंसेज होते हैं ना, जैसे किसी फ़कीर को पकड़ के ले आए, तो वो बाज़ दफ़ा जज कहता है कि इसको मैं इसका चालान बनाने की बजाय वो नायब कोर्ट को कहता है कि फ़ौरी तौर पे इसका चालान बनाओ। तो होना तो ये चाहिए कि वो पीछे से ही बन के आए, लेकिन वहाँ कई दफ़ा ऐसा भी देखने में आया है कि जब चालान नहीं आ रहा होता तो नायब कोर्ट साहब वहाँ मैनेज करते हैं, 2-4 सफ़े बनाते हैं, प्रोसिक्यूशन से पास करा के एक बंदे की हद तक जज के सामने पेश कर देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि एक पास हुआ तो वो सारे का सारा लाजमी आया हो। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो मौके पे ही चालान एक बंदे की हद तक मैनेज करके वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। अच्छा, तो सर जब हमें वो पता चला कि चालान एक दफ़ा जमा हुआ है, तो फिर हमने ये पता किया कि उस वक्त उस थाने को कौन सी कोर्ट डील करती थी। फिर हमें इंग्लिश ब्रांच से ये भी इंग्लिश ब्रांच से उस कोर्ट के एक जो एलमत था उनका पता चला कि वो अब सेशन कोर्ट में कहीं ड्यूटी कर रहे हैं। उनसे बात की गई तो फिर पता चला
कि उन्होंने इन ऑफेंसेस के लिए कोई मॉडल कोर्ट्स बना दी थी जो स्पीडी इन पैटी फेंसेस को देख के उस पर फैसले कर रही थी। फिर उस कोर्ट के इंग्लिश ब्रांच से जो मुतलका लोग थे उनका पता किया, फिर एटलीस्ट हम वो जो है ना आखिरी एलमत था उस वक्त मॉडल कोड के साथ उसको हमने अप्रोच किया, तो उसने भी जैसा कि आपने पहले बताया कि अपने तौर पे एक लिस्ट मेंटेन की होती है उस वक्त की, तो उस पर वो लिखते जाते हैं कि ये बरीशुदा है या जो भी उसका 512 में अगर दाखिल दफ्तर कर रहे हैं या जो भी है। लेकिन वो एलमत की जो फाइल है उससे भी हमें उसका कोई क्लू नहीं मिला, ना ही उसकी कहीं कोई पेशी मिली, ना ही उसका कोई फ़ैसला मिला। फिर जो इसका रीडर है फैसला रजिस्टर्ड असल में वो मेंटेन कर रहा होता है जो रीडर होता है कोर्ट का, लेकिन उसमें जो एक्चुअल रीडर था उसके बारे में तो पता हमें नहीं चल सका कि उस वक्त का जो सरकारी था जो अनऑफिशियल इन्होंने साथ प्राइवेट लोग रखे होते हैं, वो एक हमें बुज़ुर्ग साहब मिले थे, उनको हमने ट्रेस किया, वो भी लकीली ज़िला कचहरी में ही मौजूद थे। तो उन्होंने अपना उस वक़्त का 2017-18 का एक अपने तौर पे रजिस्टर्ड मेंटेन किया हुआ था, तो वहाँ से हमें वो जो है ना पता चल गया कि इस डेट को ये फ़ैसला हुआ है। तो आल्दो कि उन्होंने जनरल नंबर नहीं लगाया हुआ था, लेकिन उन्हें ये याद था कि इस वक़्त के जो उस मतलब 18 के जो चालान थे ना, वो हमने जनरल नंबर हमें आज तक नहीं मिले, लेकिन हमने वो जमा करवाए हुए हैं। फिर उन्होंने हमें ये क्लू दिया कि उधर जो रिकॉर्ड रूम है उधर जाके आप फ़लाँ साहब से मिल के उनको बताएंगे कि 18 के इस जज साहब के जो आपके पास फैसले और फाइलें आई हैं ये हमारी फ़ाइल भी होनी में है। एक सेकंड रोक रहा हूँ, इसको वो मुट्ठा कहते हैं अपनी ज़बान में कि फ़लाने मुट्ठे में है, यानी उनकी एक टर्म या स्लैंग है, यानी एक बंडल को वो अपनी ज़बान में मुट्ठा कहते हैं कि जो फ़लाने मुट्ठे में जाके चेक कराएं। आगे फिर तो सर वो उनको ऑलरेडी क्योंकि पता था, तो वो ये आगे हमें इंफॉर्मेशन मिली जो रिकॉर्ड रूम था सिविल कोर्ट के जो 3rd फ्लोर पे है, वहाँ पे जाके हमें पता चला कि इस दौर के वाकई में बहुत ज़्यादा फ़ैसले आए हैं, और हमें आज तक उन्हें जनरल नंबर नहीं लगाए, लेकिन हमें ये पता है कि हमने वो प्लेस कहाँ रिकॉर्ड रूम में किए हुए हैं। तो वो उन्होंने अपनी याददाश्त की बुनियाद पे हमें वो फ़ैसला जो था वो हमें निकाल के दे दिया। इसमें सर हायरार्की इसमें ये थी कि एक तो इंग्लिश ब्रांच का इसमें पुराने रिकॉर्ड में एक अहम रोल था, क्योंकि वो हमें बार बार वहाँ से पता चल रहा था कि कौन से लोग जो तब पोस्ट थे वो अब किधर हैं, अगर वो हैं तो किधर हैं, उनके नंबर वगैरह पूरा रिकॉर्ड मेंटेन उन्होंने जब वो पोस्ट हुए हैं तब से लेके जब वो वहाँ से आगे कहीं दूसरी कोर्ट में मूव किए हैं, वो सारा उन्होंने रिकॉर्ड रखा हुआ है। जो नंबर चल रहे हैं वो भी उनके पास बाकायदा मौजूद थे। तो इंग्लिश ब्रांच के अलावा ये जो उस वक़्त के कोर्ट के आलमद और रीडर थे, उनकी पर्सनल याददाश्त इसमें जो है ना वो बहुत इन्वॉल्व थी, क्योंकि अगर हम वो पेपर वर्क के चलते तो कई जगह पे वो चेन जो है ना वो टूटी है, लेकिन क्योंकि उनकी अपनी याददाश्त उनका रोल भी इसमें अहम था। लेकिन सबसे अहम जो इसमें रोल था वो इंग्लिश ब्रांच का था, जो हमें ओवरऑल रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रही थी। देखिए, ये एक आम बात नहीं है कि किसी रिकॉर्ड को पुराने को ढूंढना। अब ये जो इनके लिए इन्होंने एफर्ट की है, वो वकील साहब बन के अपनी फ़ाइनल फ़ाइल जमा कराना चाह रहे थे, और एक वो पहले पब्लिक के नुमाइंदे भी थे, जनरल काउंसलर थे जो वकील साहब नए बनने जा रहे थे। तो अब वहाँ पर हम एक अंडरटेकिंग देते हैं कि जी मेरे ख़िलाफ़ कोई मुकदमा पेंडिंग है या नहीं है, या किसी कोई क्रिमिनल केस कभी बना था या नहीं बना था। तो ये इस तरह की डिमांड पंजाब बार की जानिब से पहले होती थी। तो अब वो उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें ये ज़रूरी था कि हम अपने उस फ़ाइल के स्टेटस को ढूँढें। हालांकि जब हमने वो फ़ाइल ढूंढी तो वो एब्सेंशिया में जज साहब ने ऑलरेडी बरी किया हुआ था, यानी इल्ज़ाम ये था कि ये इलेक्शन जीते हैं फ़लाँ MNA साहब, तो मौके पर जब पुलिस गई तो वहाँ आतिशबाजी हो रही थी, तो ये 2 बंदे खड़े थे, यानी ऐसा कोई इल्ज़ाम भी नहीं था। लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी वो FIR तो अब एग्जिस्ट करेगी 60 ईयर तक। इसीलिए हम अपने यंग जो लॉयर दोस्त हैं उनको कहते हैं कि भाई आप अपनी FIR से बचें, और इनको ज़िशान साहब को भी मैंने कहा था कि बचें। तो ये FIR जो है वो हमेशा रिकॉर्ड में रहती हैं, चाहे आप उसमें बरी भी हो जाएं। तो वो आपके जब 2 या 4 लोग आप सेशन जज भर्ती हो जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो 4 में से 3 ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई FIR नहीं है, चौथा चाहे उसके ख़िलाफ़ ये आतिशबाजी की FIR ही है, तो वो कंपैरेटिवली वो जो कि सिलेक्शन हो रही होती है तो फिर वो मेरिट पर दूसरे को मौका मिल जाता है। तो इसलिए ये जो वायलेंस है, ये जो छोटी छोटी बात पर FIR झगड़ा, ये एक वकील साहब को तो फ़ौरन चाहिए कि वो इस तरफ ना जाएँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आज बात करने जा रहा हूँ, ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक इशू है कि